Proteins, another class of biomolecules essential for living beings are proteins. सोर्सेज देखते हैं तो सोर्सेज में हमारे पास मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा आते हैं प्रोटीन की सोर्सेज में. सो दीज आर हाई मोलिकुलर मास कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. ये क्या है, हमारे पास हाई मोलिकुलर मासेस है, होता है इनका हाई मोलिकुलर मास कॉम्प्लेक्स है ये. एंड दीज आर द बायोपॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. अल्फा अमीनो एसिड्स के ये बायोपॉलीमर्स होते हैं. बायोपॉलीमर्स का मीनिंग क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग बींग्स. पॉलीमर तो आपको पता ही है, डेली लाइफ में जो यूज़ भी होते हैं, पॉलीमर, नायलॉन एक्सेट्रा. So these are the biopolymers of alpha amino acids. The name of protein is derived from the Greek word proteus meaning prime importance. तो इसका जो प्रोटीन का नाम ड्राइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड से आइडेंटिफाई हुआ जिसका मीनिंग होता था प्राइम इम्पोर्टेंस. दीज आर सो नेम्ड बिकॉज प्राइम इम्पोर्टेंस इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्रोटीन्स आर वाइटल केमिकल सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. तो ये क्या है, हमारे पास वाइटल केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि हमारे एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होती है, रात को जब हम सोते हैं तो मेंटेनेंस भी हमारे प्रोटीन के द्वारा होती है एंड ग्रोथ भी प्रोटीन्स के द्वारा होती है. दीज आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट और एनिमल सेल कंटेन 10 to 20% प्रोटीन्स. जो हमारे प्लांट का प्रोटोप्लाज्म होता है या एनिमल सेल का, वो कंटेन करता है 10 to 20% ऑफ प्रोटीन्स. इन ह्यूमन बींग्स दे आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ. जो ह्यूमन बॉडी है उसमें प्रोटीन का क्या क्या यूज़ है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ये हमारी मसल्स में हेल्प करते हैं. स्किन, हेयर, नेल्स, आर्टरीज एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये हमारे हेल्प करते हैं प्रोटीन्स. In nutshell, each living cell is made up of thousands of different proteins. जो नटशेल है उसमें जो हर एक लिविंग सेल है वो किससे बना होता है? 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है. तो केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स. अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें प्रोटीन्स की, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर की तरह है. एक्चुअली पॉलीएमाइड है एक, इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर दी अल्फा अमीनो एसिड्स. जिसमें कि हमारी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो कौन सी है? वो है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स. ऑल प्रोटीन्स कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. ऑल प्रोटीन्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव पेप्टाइड्स ऑफ वेरिंग मोलिकुलर मासेस. जब प्रोटीन की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो वो हमें पेप्टाइड्स बॉन्ड्स दे देते हैं जिनकी हमारी डिफरेंट मोलिकुलर मासेस होते हैं. जब इन पार्शियली हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास मोलिकुलर पेप्टाइड्स बन जाते हैं तो उसके बाद इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है और हमारे पास अल्फ़ा अमीनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि ये रिएक्शन देखिए, प्रोटीन्स की पहले हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास पेप्टाइड्स बॉन्ड बन जाते हैं. जब पेप्टाइड्स की हम दोबारा से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसकी कर देंगे तो हमारे पास अल्फ़ा अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं. अमीनो एसिड कंटेन्स अमीनो NH2 एंड कार्बोक्साइल COOH एस फंक्शनल ग्रुप. तो जो अमीनो एसिड के फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है एंड COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH2. ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू COOH, द अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एक्सेट्रा अमीनो एसिड्स. तो जो हमारी NH2 और COOH की पोजीशन है वो हमारे क्लासिफाई करते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा अमीनो एसिड्स को. ठीक है. ओनली अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन. ये भी नोट करने वाली बात है कि जो हमारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं वही हमारे ऑब्टेन होते हैं हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोटीन्स की. 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अल्फ़ा अमीनो एसिड्स are the building block of proteins. This is the diagram of proteins. Here one NH2 R COH and H bond is present and this is alpha amino acid. ठीक है. तो 26 different alpha amino acids have been isolated by the hydrolysis of various proteins.
तो टोटल हमारे पास 26 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोटीन्स की। आउट ऑफ विच 20 अमीनो एसिड्स अकर इन ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोटीन्स, जिसमें से कि हमारे पास जो 20 अमीनो एसिड्स है वो प्रेजेंट होते हैं हर एक प्रोटीन्स में, ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोटीन्स में, while the remaining 6 found in the special tissues. Classification of proteins. They are classified as neutral, acidic and basic amino acids. Alpha amino acids can be broadly classified into three classes, that is neutral, acidic and basic amino acids. Alpha amino acids such as glycine, alanine, valine, etc., which contain one NH2 and one COOH group called natural amino acids. सो हमारी जो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन है वो मेनली 3 टाइप में हुई है, जो कि हमारे बेसिक हो गए, न्यूट्रल, एसिडिक। जैसे हमारे पास पीएच स्केल होती है ना, उसमें जो 7 से इधर वाले होते हैं 0, 1, 2 एक्सेट्रा, हमारे पास एसिडिक होते हैं। 8, 9, 10 ये हमारे पास बेसिक होते हैं एंड 7 हमारा न्यूट्रल होता है। वैसे ही हमारे पास प्रोटीन होते हैं कि प्रोटीन्स हमारे पास एसिडिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं एंड बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलानाइन, वेलाइन एक्सेट्रा, जो कंटेन करते हैं हमारे पास NH2 एंड 1 COOH ग्रुप, जिसमें हमारे पास एक ही NH2 ग्रुप होगा और एक ही हमारे पास COOH ग्रुप होगा, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल अमीनो एसिड्स कहते हैं। ग्लूटामिक एसिड विच कंटेन 2 COOH ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रल की बात की, जिसमें कि हमारे पास 1 NH2 एंड 1 COOH ग्रुप है, वो हमारे पास न्यूट्रल हो गया। तो एग्जांपल देंगे हम ग्लूटामिक एसिड, एग्जांपल होगा हमारा एसिडिक एसिड का, तो जिसमें कि हमारे पास 2 COOH ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, वो हमारा एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। लास्ट वन है कि जिसमें हमारे पास 2 NH2 ग्रुप है एंड 1 COOH ग्रुप है, मतलब कि जिसमें हमारे पास 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे एंड एक हमारे पास COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड कहलाते हैं, जैसे कि लाइसिन एक्सेट्रा। तो सिंपली ट्रिक है लर्न करने की, न्यूट्रल में 1 NH2 1 COOH एंड एसिडिक की बात करें तो 2 COOH एंड NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू NH2 ग्रुप। इसीलिए हम इसमें देखेंगे एसिडिक वाले में कि हमारे पास 2 COOH ग्रुप होंगे और एक हमारे पास NH2 ग्रुप होगा। तो ये हम इस चीज़ से याद रख सकते हैं एसिडिक वाले के केस में कि हमारे पास 2 COOH ग्रुप है, क्योंकि COOH जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू रेदर देन। ठीक है, फिर बेसिक की बात आती है, तो बेसिक में हमारे पास NH2 2 होंगे एंड 1 COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा बेसिक में। अमीनो एसिड्स हैव बीन also classified as essential and non-essential amino acids. The remaining 10 which the human body cannot synthesize are called essential or indispensable amino acids. These essential amino acids required for the growth of body and their deficiency cause disease such as क्वाशी और कोर। ठीक है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, वो हमारे पास एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी इसको हमारी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, खुद इसको नहीं बना सकती, इसलिए हम इसको एसेंशियल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये क्यों रिक्वायर है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी की, इसलिए इनको एसेंशियल कहा जाता है। फिर नॉन एसेंशियल की बात करें, आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ओनली 10। ठीक है, दिस 10 अमीनो एसिड विच द बॉडी कैन सिंथेसाइज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल और डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। सीधी सी बात है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगी, नॉन एसेंशियल होगी, क्योंकि हमारे को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद ब खुद उनको बना रही है। बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास होते हैं जो हमें नेचुरल वे में मिलते हैं, 6 हमारे जो सिलेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसमें प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड की बात हो रही थी, जो हमारे पास 10 बच जाते हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, उनको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल बोलेंगे, क्योंकि वो उनकी हमें नीड है। नॉन एसेंशियल है कि वो हमारी बॉडी में नेचुरल वे में बनते रहते हैं, इसलिए उनको हम नॉन एसेंशियल कंसीडर कर देते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड भी इनको कंसीडर कहा जाता है। ठीक है,
देयरफॉर दिस मस्ट बी सप्लाइड टू ह्यूमन डाइट। कौन सी? जो हमारे एसेंशियल है, ये हमें बाहर के सोर्सेज से लेने पड़ेंगे अपनी बॉडी में, इसलिए ये सप्लाइड किए जाते हैं इनडायरेक्ट वे में ह्यूमन बॉडी को, जैसे कि खाने पीने की सामान में हो गया एक्सेट्रा। द 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर हियर द लिस्ट, यू कैन सी कौन कौन से हमारे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, वो हमें अनदर फॉर्मेट से लेने पड़ते हैं, मतलब कि हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। ओके, फिर बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारी प्रोटीन्स की। ये हमारे पास यूजुअली कलरलेस होते हैं, नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमारे सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में, विच मेल्ट विथ डिकम्पोजिशन एट फायरली हाई टेम्परेचर, जो कि हमारे मेल्ट हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर में, ठीक है। एंड दीज आर इंसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, मतलब कि जो हमारे प्रोटीन्स है वो सॉल्युबल नहीं होंगे, जो हमारे पास पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन है उसमें हमारे लिए इनसॉल्युबल रह जाते हैं। बिकॉज ऑफ द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर अल्फा अमीनो एसिड्स आर हाई मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, किसकी वजह से हमारे जो अल्फा अमीनो एसिड है वो हाई क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, वो होते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है इट्स मेल्टिंग। दे आर मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि ये थोड़े थोड़े सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। pH at which there is no net migration of the amino acid under the influence of an applied electric field is called isoelectric point। ओके, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? जिस pH पे हमारे कोई भी नेट माइग्रेशन नहीं होती है अमीनो एसिड की, ठीक है। द टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स आर निनहाइड्रिन टेस्ट। दिस इज द इम्पोर्टेंट, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड? That is the Nin-Hydrin test. Fibrous protein consist of linear thread-like molecules which tend to lie side by side to form fiber। जो फाइबर प्रोटीन्स है वो हमारे किससे बने होते हैं? लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जो कि साइड साइड बाय साइड फॉर्मेशन से हमारे पास फाइबर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है फाइबर प्रोटीन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब कि वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। फर्दर दिस प्रोटीन आर स्टेबल टू मॉडरेट, ये प्रोटीन स्टेबल टू मॉडरेट मतलब ये स्टेबल भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जो डिपेंड करता है हमारे चेंजेस इन टेम्परेचर एंड pH, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारी स्टेबिलिटी एंड इसकी फाइबर्स प्रोटीन्स की, वो डिपेंड करेगी इसके टेम्परेचर एंड pH में कितना चेंज हो रहा है। इट्स अ वेस्ट चीफ स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू, ये एनिमल टिश्यू का चीफ स्ट्रक्चर मटेरियल है, मतलब कि एनिमल टिश्यू को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो फाइबरस प्रोटीन है। एग्जांपल, सबसे पहले आता है केराटिन इन स्किन, हेयर, नेल्स, वूल, कोलेजन इन मसल्स, फाइब्रिन इन सिल्क एंड मायोसिन इन मसल्स। सेकेंड था ग्लोबुलर प्रोटीन, इन विच प्रोटीन इज फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ, जिसमें कि प्रोटीन अपने आप ही फोल्ड होता रहता है इन अ वे टू गिव अ एंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड ऑलमोस्ट स्पिरोइडल शेप, वो इस तरह से अपने आप को फोल्ड करता रहता है कि उसकी जो शेप है वो स्पिरोइडल बन जाती है। द फोल्डिंग टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट लिपोफिलिक मतलब कि नॉन पोलर फैट सॉल्युबल पार्ट्स आर पुश्ड इनवर्ड्स एंड हाइड्रोफिलिक पोलर वाटर सॉल्युबल पार्ट्स आर पुश्ड आउटवर्ड्स। मीन्स कि जो लिपोफिलिक पार्ट है प्रोटीन का वो पुश्ड होगा इनवर्ड, और जो हाइड्रोफिलिक है जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे पास, वो पुश्ड हो गए आउटवर्ड्स की साइड। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल, तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो हमारे पास फाइब्रस है वो वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स है। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड ऑल एंजाइम्स, मैनी हॉर्मोन्स सच एज इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियास एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं वो इंक्लूड करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, उसमें प्रेजेंट होता ही होता है। और जो मतलब बहुत सारे हॉर्मोन्स हो गए, जैसे हमारे पास इंसुलिन होता है जो पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, उसमें भी हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो हम इसको कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स।
लास्ट थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे प्रोटीन्स को क्लासिफाइड किया गया है सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में। सिंपल प्रोटीन्स वही है जिसमें हमारे अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। ड्यू क्या होता है उसमें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाती है प्रोटीन्स की टू गिव अल्फा अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल एल्बुमिन इन द वाइट ऑफ एग्स, glutenin in wheat, oxygenin in rice, keratin in hair, nails, etc. These are the examples of simple proteins. Second one is conjugated proteins. On hydrolysis give a non-protein portion in additive to the alpha amino acids. कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास नॉन प्रोटीन पोर्शन देते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा अमीनो एसिड्स। दिस नॉन प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो कंट्रोल करता है ऑल द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। जितने भी हमारे प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस है उनको जो कंट्रोल करता है वो होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है प्रोटीन्स का जिसको हम कंजुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं वही हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। थर्ड वन है हमारे पास derived proteins. These are the degradation products obtained by partial hydrolysis of simple and conjugated protein with acid, alkaline and enzymes. इसमें क्या होता है कि ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है किसका, सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स का। किसके साथ कि इन्होंने हाइड्रोलिसिस एसिड, अल्कलाइन एंड एंजाइम्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन से हमारे पास प्रोटियोसिस बनते हैं, प्रोटियोसिस के बाद पेप्टोन्स, पेप्टोन्स के बाद पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स आर एमाइड्स formed by the condensation of amino group of one alpha amino acid with the carboxyl group of the another molecule of same or different amino acid with the elimination of a molecule of water। तो पेप्टाइड बेसिकली हमारे एमाइड्स होते हैं जो कि हमारी कंडेंसेशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। अमीनो एसिड की कंडेंसेशन करनी इसके साथ वन अल्फा अमीनो एसिड एंड कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ, और इसमें जो हमारा एलिमिनेट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास वाटर होता है। These polypeptides are classified as di, tri, tetra, penta, etc. according to 2, 3, 4, 5, etc. molecules of the same or different amino acid combines together. The C double bond ONH bond is called the peptide bond. This is the peptide bond. अगर आपको ऐसा ग्रुप कहीं नज़र आता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड है, या इसको हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। इफ़ अ लार्ज नंबर 100 to thousands of alpha amino acid are joined together by a peptide bonds, the polyamide thus formed as polypeptides। जो हमने अभी बात की थी कि ये पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं। तो अगर हमारे पास लार्ज नंबर में जैसे कि 100 या 1000 अमीनो एसिड्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं जैसे कि ये, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है पॉलीपेप्टाइड्स की। ठीक है, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। Proteins are the biopolymers obtained by the condensation of alpha amino acid joined together through a peptide bonds having a 3-dimensional structure। तो सबसे पहले हमारे पास नोट करने वाली बात है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो 3D में दिखते हैं, मतलब कि इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है, 3-dimensional 3D स्ट्रक्चर। और ये कैसे ऑब्टेन होते हैं, सबसे पहले तो ये बायोपॉलीमर है, ऑब्टेन होंगे, कंडेंसेशन होगी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स की जो एक साथ जुड़ के किसके द्वारा जुड़ते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और हमारे पास 3D स्ट्रक्चर दे देते हैं प्रोटीन्स की। तो जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स की वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स होती है एंड देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर आर यूजुअली डिस्कस्ड एज द डिफरेंट 4 लेवल्स, जो जिसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ये आते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोटीन में हैव वन और मोर पेप्टाइड चेन, जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन्स होती है, उनको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये हमें मालूम है कि जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनमें 1000 या 100 to 1000 अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक सीक्वेंस में।
द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच द वेरियस अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अ प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अगर थोड़ी सी भी हमारी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है अमीनो एसिड की जब हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं प्रोटीन को, तो ये हमारे पास एक डिफरेंट ही प्रोटीन प्रोवाइड कर देते हैं। इसीलिए हमें जब प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी होती है तो हमें इसमें सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है कि अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो सेम रहे, चेंज ना हो। तो सबसे पहले प्रोटीन से हमारे पास प्रोटीओस, फिर पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स से हमारे सिंपल पेप्टाइड्स बनते हैं, सिंपल पेप्टाइड्स से हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन ऐसी फॉर्मेशन हो रही है। कैसे? नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, बस हमने इसको थोड़ा इस तरीके से लिख दिया है, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन। ठीक है, फिर हमने कार्बन के साथ जो है वो R ग्रुप लगा दिया एंड H ग्रुप लगा दिया, वैसे ही है। फिर हमने बीच वाले के साथ डबल बॉन्ड वो लगा दिए R डैश डैश एंड H। इस तरह से इसकी स्पेसिफिक हमने क्या करनी है, स्ट्रक्चर बना देनी है। ओके, तो जो फर्स्ट एवर हमारे पास डिटरमाइन हुआ था प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, वो था इंसुलिन का, जिसको कि डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक सेंगर ने, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट था। एंड इस काम को करने के लिए उसे अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला था उसको 1958 में। द डिफरेंट केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस प्रोटीन्स आर प्राइमरली ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पास डिफरेंट केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट प्रोटीन्स की, वो किसकी वजह से होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से होती है, प्रोटीन्स की। अ प्रोटीन कंटेनिंग 100 अमीनो एसिड इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोटीन। एक छोटे से प्रोटीन के अंदर भी हमारे 100 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइन दिस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत पड़ी प्रोटीन में? क्योंकि हमें इसकी डिटरमाइन करनी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसलिए हमारे लिए ये एसेंशियल है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। एग्जाम्पल देते हैं हम किसका? प्राइमरी प्रोटीन्स का। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन इन हीमोग्लोबिन। द प्रोटीन ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन ऑफ ब्लड है। रिजल्ट इन डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन विच कॉज अ डिजीज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। क्या हुआ जब हमारी स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जैसे हमने बात की थी कि अगर हमारी थोड़ी सी भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाती है तो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाता है। तो वही बात है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है? डिजीज़ है एक। तो वो कैसी होती है? जब हमारे पास स्पेसिफिक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड जैसे कि हमारा ग्लूटामिक एसिड ऐसे हो गया, रिप्लेस हो गया बाय वेलाइन के थ्रू, तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण कि वो सिकल सेल एनीमिया प्रोड्यूस कर देता है। जो पेशेंट सिकल सेल एनीमिया से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं सिकल सेल की तरह, मतलब कि सिकुड़ जाते हैं सिकल सेल की तरह, वो बन जाते हैं जैसे कि हमारे पास किडनी होती है, इस तरह से वो बन जाते हैं। और सम टाइम ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये लीडिंग टू द अल्टीमेट डेथ, आदमी की मौत हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। द कन्फिग्रेशन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन assumes as a different hydrogen bonding called secondary structure of proteins. Depending upon the R group size, the different secondary structures are possible. तो जो कन्फिग्रेशन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, जो किसके द्वारा बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बनते हैं, वो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। जो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, वो होता है R ग्रुप, कि R ग्रुप का साइज़ कितना है उसके ऊपर डिपेंड होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो टाइप में डिवाइड हो जाती है या क्लासीफाइड हो जाती है। पहले होता है हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड दूसरी होती है बीटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा एंड बीटा।
तो जो मॉडल है वो पोस्टुलेट किया था पॉलिंग ने 1951 में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का। इफ़ द साइज ऑफ आर ग्रुप इज़ क्वाइट लार्ज, अगर हमारे पास आर ग्रुप का जो साइज़ है वो लार्ज है, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दी C double bond O of one amino acid reduced and NH of the fourth amino acid reduced in the chain. This causes the polypeptide chain to coil up into a spiral structure called right-handed alpha helix structure. तो अगर हमारे पास आर ग्रुप का साइज ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है कार्बन एंड वन अमीनो एसिड के बीच एंड द फोर्थ अमीनो एसिड जो रिड्यूस हो जाता है चेन में, वो क्या करता है, वो फॉर्मेशन कर देता है स्पाइरल स्ट्रक्चर की तरह वो बन जाते हैं हमारे पास, जिसको कि हम राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। द अल्फा हेलिक्स इज ऑल्सो नोन एज 3-6-13 हेलिक्स सिंस ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इज हैज़ अप्रोक्सीमेटली 3.6 अमीनो एसिड्स एंड 13 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड बाय द H बॉन्डिंग। तो जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको हम 3.6-13 हेलिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब एक टर्न होती है हेलिक्स की तो अप्रॉक्सीमेटली 3.6 अमीनो एसिड को रोटेट कर देते हैं और 13 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए इसे कहा जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, 3.6-13 हेलिक्स स्ट्रक्चर। द पिंच ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्न, तो जो इसकी डिस्टेंस होती है वो होती है 54 pm, ये हमें pm की टर्म में लेते हैं इसको। मैनी फाइब्रस प्रोटीन सच एज अल्फा कैरेटिन इन हेयर, नेल, स्किन एंड मायोसिन इन मसल हैव अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अगर हमने एग्जांपल कंसीडर करने हो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के तो हमारे पास आते हैं नेल्स, हेयर, स्किन में जो कैरेटिन होता है, मसल्स में हमारे पास मायोसिन होता है, तो वो एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के। ठीक है, पर किस किस केस में ग्लोबल प्रोटीन्स के सेगमेंट्स भी होते हैं अल्फा हेलिक्स के। फिर आती है बीटा स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय पॉलिंग अगेन इन 1951। इन दिस कन्फिगरेशन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स lie side by side in a zigzag manner with alternate R group on the same side situated at fixed distance apart। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो साइड बाय साइड जिगजैग मैनर की मोशन में जो आर ग्रुप ऑन दी सेम साइड सिचुएटेड फिक्स डिस्टेंस अपार्ट कर देता है, मतलब कि ये जिगजैग मैनर में प्रोड्यूस होती है बीटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो साइड बाय साइड इसको बनाते रहते हैं। These are held together by intermolecular hydrogen bond. This is the right-handed alpha helix structure of proteins, secondary proteins, and this is the hydrogen bonding in alpha helix structure of proteins. ठीक है, सॉरी ये बीटा हेलिक्स होगा, ये अल्फा हेलिक्स एंड दिस इज बीटा हेलिक्स। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसी होती है प्रोटीन की। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये रिप्रेजेंट कर देता है कि कितनी फोल्डिंग हुई है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की ओवरऑल। फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब कि इंक्लूड होती है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग भी इंक्लूड होती है। इन अदर वर्ड्स tertiary structure refer to the manner in which the entire protein molecules fold up in the three-dimensional space to produce a specific shape. Okay, at normal pH and temperature, each protein will take up a shape that is energetically more stable. Normal pH and temperature में जो हमारे पास प्रोटीन्स की शेप आती है वो स्टेबल होती है। दिस शेप इज स्पेसिफिक टू अ गिवन अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड कॉल्ड नेटिव शेप ऑफ प्रोटीन। तो जो शेप बनती है वो स्पेसिफिक होती है टू अ गिवन अमीनो एसिड सीक्वेंस के, जिसको कि हम नेटिव शेप ऑफ प्रोटीन्स कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, तो ये है फोर्सेस जो हमारे स्टेबलाइज करती है टर्शियरी स्ट्रक्चर को, जैसे कि हमारे पास वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस हो गई, डाइसल्फाइड इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट वन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रेफर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ सब यूनिट्स एंड देयर spectral arrangement. Example, hemoglobin, which transport oxygen from the lungs to the cells and CO2 from the cells to the lungs through the blood stream. तो जो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ सब यूनिट एंड देयर स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल हम हीमोग्लोबिन का लेते हैं, जैसे कि हम जो ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को करता है थ्रू लंग्स के द्वारा टू दी सेल्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी
एंड CO2 फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स, और जो CO2 है वो सेल्स के थ्रू लंग्स में वापस आ जाती है, किसके द्वारा? थ्रू ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड सब यूनिट टू आइडेंटिकल अल्फा चेन्स। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के। तो सबसे पहले ये प्रोटीन हमारी प्राइमरी प्रोटीन है, फिर सेकेंडरी, टर्शरी एंड लास्ट वन इज क्वाटरनरी प्रोटीन्स। लास्ट जो टॉपिक बचता है प्रोटीन का वो होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। A protein found in a biological system having a unique 3-dimensional structure and specific biological active is called native proteins। तो जो प्रोटीन फाउंड होता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में उसका एक यूनिक ही स्ट्रक्चर है, मतलब कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, जिसकी कि हमारे पास स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, जिसको हम कहते हैं नेटिव प्रोटीन्स। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, like change in its pH, the native configuration of molecule is disrupted. As a result, globules unfold and helix get uncoiled। तो जब हमारे पास स्पेसिफिक चेंज हो जाता है इसके टेम्परेचर में प्रोटीन्स के, या फिर pH में कोई डिस्टर्बेंस हो गई, तो जो इसकी कन्फिग्रेशन है मॉलिक्यूल्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब कि जो ग्लोब्यूल्स है हमारे प्रोटीन्स के वो अनफोल्ड हो जाएंगे एंड जो हेलिक्स है वो अनकॉइल्ड हो जाएंगे, मतलब कि खुल जाएंगे। इन अदर वर्ड ग्लोबुलर प्रोटीन्स अंडरगो कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन टू गिव अप फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ नेटिव शेप ऑफ प्रोटीन इज डिस्ट्रॉयड एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट। कोगुलेशन के दौरान जो हमारे पास नेटिव शेप्स है प्रोटीन्स की, जो जिसको हम 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको कि हम डीनेचुरेशन वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है कि हमारे पास जो उसमें प्रोटीन की शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी लॉस्ट हो जाएगी। दैट इज़ वाई द कोगुलेटेड प्रोटीन्स, कोगुलेशन प्रोटीन्स आर सो फॉर्म्ड एज डीनेचुरेटेड प्रोटीन्स। इसीलिए जो हमारे पास कोगुलेशन प्रोटीन्स है उसको हम डीनेचर्ड प्रोटीन्स भी कहते हैं। केमिकली ड्यूरिंग डीनेचुरेशन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। केमिकली प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम अगर बात करें तो जो इसकी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है वो रिमेन्स इंटैक्ट रह जाती है प्रोटीन्स में। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन इज द कोगुलेशन ऑफ वाइट ऑफ एन एग ऑन बॉइलिंग। ओके, जब हम वाइट एग को बॉयल करते हैं तो उसमें कोगुलेशन हो जाती है, मतलब कि जो हमारा वाइट एग होता है वो येलो येलो सा दिखाई पड़ता है ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ इट्स कोगुलेशन ऑफ वाइट ऑफ एन एग ऑन बॉइलिंग। व्हेन द एग इज बॉइल्ड हार्ड द soluble part of globular protein albumin present in the egg white is denatured, resulting in the formation of insoluble fibrous proteins। अगर हम अनदर एग्जाम्पल कंसिडर करें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, तो हमारे पास कडलिंग ऑफ मिल्क आती है विच इज़ कॉल्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द मिल्क। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि उसमें लैक्टोज पाया जाता है दूध में, और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मिल्क में वो हमारा कर्लिंग कर देता है मिल्क का, जैसे कि दूध का दही में जम जाना। ये हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का। Yet another example of denaturation of coagulation that occurs when milk is heated with an acid leading to the formation of cheese। जैसे कि हम पता है कि जब दूध में हम कोई एसिड डाल देते हैं, जैसे कि लेमन है, सिट्रिक एसिड डेली लाइफ का एग्जांपल है, हम सिट्रिक एसिड को ऐड कर देंगे मिल्क में तो हमारे पास चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी हम एक एग्जांपल कंसिडर कर देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ कोगुलेशन का। ठीक है, ड्यूरिंग दी डीनेचुरेशन ऑफ ग्लोबुलर मिल्क प्रोटीन्स लैक्टोएल्बुमिन बिकम्स फाइब्रस। डीनेचुरेशन में भी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, मतलब कि रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये वापस से इसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकती है, जैसे मिल्क का हमारा दही बन गया, दही से हमारा दोबारा से मिल्क भी बन सकता है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुई? इरिवर्सिबल जैसे कि हम मिल्क में हमने बॉयल किया पहले, फिर उसमें हमने लेमन डाला, तो लेमन की ऐड करने के बाद हमारे पास चीज़ की फॉर्मेशन होगी, तो हम इसको कंसीडर करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज़ द नेटिव प्रोटीन्स। जब इसमें डीनेचुरेशन हुई तो ये इस तरह से बन गया
and this is called denatured proteins. लास्ट देखते हैं हम इसकी बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है प्रोटीन्स की, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो प्रोटीन्स हमारा एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है फूड का। दिस रिक्वायर्स द फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयर ऑफ वंस आउट वंस। प्रोटीन हमें क्यों असेंशियल है, क्योंकि ये हमारे जो न्यू सेल्स है उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन एंड जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है वो रिक्वायर करते हैं मोर प्रोटीन्स को। स्ट्रक्चरल मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह ये काम करते हैं, ये एंजाइम्स में हेल्पफुल होते हैं। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज दैट दे सर्व एज द चीफ स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया था। दे आर अप्रॉक्सीमेट 1/2 ऑफ द बॉडी टोटल प्रोटीन कंटेंट। एग्जाम्पल केराटिन इन स्किन, हेयर, नील्स, वूल, मायोसिन इन मसल्स, फाइब्रिन इन सिल्क एक्सेट्रा। फिर ये हमें किस तरह से यूज़फुल होते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह ये हमें यूज़फुल होते हैं। ये कंटेन सर्टेन प्रोटीन सर्व एज ट्रांसपोर्ट एजेंट और डिलीवरी वैन्स इन दी बॉडी। ये डिलीवरी वैन की तरह काम करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट सेलुलर नेसेसिटी सच एज ऑक्सीजन, मेटल, फैटी एसिड, हार्मोन्स एक्सेट्रा टू दी आवर बॉडी सिस्टम। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स to the all parts of the body. With enzymes, some proteins function as enzymes which catalyzed all biological reaction. कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम की तरह हमारे बिहेव करते हैं। तो एंजाइम क्या है, वो हमारे सारे के सारे जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है बॉडी में, तो एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ करता है। लास्ट, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। Some global protein regulate metabolic processes. This is the important one. Antibodies. Antibodies क्या होता है? What is the concept of antibodies? These are proteins. Antibodies भी क्या है? ये proteins ही है which defend the body against invasion of foreign organism. When an infectious species enters the blood, it release foreign substances called antigen. जब भी हमारे पास जैसे कोरोना वायरस ही था तो ये इन्फेक्शियस स्पीशीज़ थी हमारे ब्लड में आ जाती है, तो जो हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है वो रिलीज़ कर देते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस जिसको हम एंटीजेंस कहते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन द बॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़। जब हमारे पास एंटीजन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो जो हमारे पास बॉडी के प्रोटीन्स है वो प्रोड्यूस कर देते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम एंटीबॉडीज़ भी कंसीडर करते हैं। एंटीबॉडीज़ दस प्रोड्यूस दैन स्पेसिफिकली कंबाइन विद एंटीजन टुगेदर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई वायरस आता है तो एंटीजन जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जो हमारे प्रोटीन्स है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो उस एंटीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से। जैसे कि गामा ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीबॉडीज़। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर प्रोटीन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।